मैं राम सिंह मौर्य ऑनलाइन क्लासरूम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम जो है क्लास 11th में जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है द्रव्य की अवस्थाएं। इस द्रव्य की अवस्थाएं गैस एवं द्रव, ये यूनिट नंबर 5 है। इसके पहले पहले वीडियो में मैंने आपको जो है क्लास 11th में रसायन विज्ञान के जो है सिलेबस की चर्चा कर लिया था। ठीक है, उस रसायन विज्ञान में कुल टोटल 14 चैप्टर थे, जिसमें से आपको पढ़ना है। तो इसमें देखिए, मैंने आपको आज जो है इस चैप्टर में शुरुआत करने की बात किया कि मैं यूनिट नंबर 5 शुरुआत करने चल रहा हूँ, जिसमें इस चैप्टर में मुख्यतः गैस के विषय में पढ़ना है, जिसके विषय में बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे बायल, चार्ल्स, ग्राहम, डाल्टन, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना नियम दिया, जिसके विषय में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद पहले आप पिछली कक्षाओं में आप जो है द्रव्य क्या है, इनके गुण क्या है, इनकी अवस्था क्या है, इनके परिवर्तन, इन सारे विषय को आपको पढ़े थे। तो चलिए आइए इसको शुरुआत करते हैं हम लोग। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका द्रव्य क्या है। तो आप जान लीजिए कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हमको दिखाई दे रही हैं, ये सभी पदार्थ जो है द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। अब रही बात इसकी परिभाषा, अगर आप है तो एकदम सिंपल सी परिभाषा है कि द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है और उसका क्या होता है, कुछ भार होता है। ठीक है, ये गुण होते हैं द्रव्य के। अब अगर रही बात द्रव्य के गुण की अगर बात की जाए, तो पहला गुण आप बता देंगे कि द्रव्य क्या करता है, स्थान घेरता है। जैसे ये देखिए, ये मेरे पास मार्कर है, अगर इसको हम जो है हाथ पे रखते हैं तो ये इतना स्थान घेर ले रहा है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरी बात है, द्रव्य का कुछ भार होता है। अभी इसको हम मापें तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, तो ये द्रव्य का कुछ भार हो गया। तीसरी बात आ गई, अगर द्रव्य को अगर हम छोड़ दें तो ये जो है नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब द्रव्य में गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है, गुरुत्वीय बल भी कार्य करता है। अगली बात कि द्रव्य हम कह सकते हैं कि अगर द्रव्य रखा हुआ है, अगर इसमें हम कोई बल नहीं लगाएंगे तो यह उसी अवस्था में रहेगी। जो पदार्थ के यह जो गुण होता है उसको जड़त्व कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो है पदार्थ में या द्रव्य में जो है जड़त्व का गुण पाया जाता है। तो इस तरह से आपका द्रव्य क्या है, द्रव्य के गुण आपको क्लियर हो गए। उदाहरण भी हमने लिखा है, जैसे कुर्सी, मेज, वायु, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसमें कि आता है द्रव्य की अवस्थाएं। तो द्रव्य को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं हैं जिसकी चर्चा आप जो है पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब रही बात, अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि जो है जल एक ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अर्थात ये जो है ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब इसमें मुख्यतः चूँकि हमको जो टॉपिक पढ़ना है गैस, तो गैस के विषय में थोड़ा इसके गुण को जान जाएं, फिर हम चलते हैं इस पे टॉपिक पर। ठीक है ना। देखिए, गैस का जो पहला गुण है, इसका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट है, ये बंद पात्र की दीवारों पर क्या करता है, समान दाब डालता है। अर्थात कहने का मतलब है, जैसे ये आपका बंद पात्र है, अगर इसमें गैस है तो ये सभी दिशाओं में क्या करेगा, समान दाब डालेगा। कहीं से भी अगर छिद्र हो जाता है तो ये क्या करता है, वहाँ से निकल जाता है। ठीक, और ये निकल करके क्या होता है, ऊपर जाता है। तो यहाँ से एक बात और निकल के आया कि गैस का घनत्व सबसे कम होता है और इनमें जो अणु होते हैं इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि ये अणु स्वतंत्र होने के कारण आपस में क्या करते हैं, टकराते रहते हैं, और टकराने रहने के कारण ही इसकी गतिज ऊर्जा भी अधिक होती है। अब ये क्यों टकराते रहते हैं, इनके अणु क्यों स्वतंत्र होते हैं, ये भी बात आती है। तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि जो अणु होते हैं इनके बीच जो है अंतरा अणु बल का मान 0 होता है, जिस कारण ये क्या होता है, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। जैसे ये है ना, तो इनके दोनों अणुओं के बीच अंतराणु बल कार्य नहीं करेगा, इसलिए क्या होंगे, पूर्णतः स्वतंत्र होंगे। तो इस तरह से हमने आपको द्रव्य बताया, द्रव्य की अवस्था बता दिए। द्रव्य की अवस्था में मैंने मुख्यतः चर्चा किया जो है गैस के विषय में कि गैस क्या है, इनके गुण क्या होते हैं। अब हम चलते हैं इस पाठ के अंतर्गत, जो मेरा अगला इसमें जो टॉपिक है वो है गैस के नियम। ठीक है, गैसीय नियम। ठीक है, चलिए हम इसको बता रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला नियम है वो बायल नियम। ठीक है, बायल का नियम। ठीक है ना। ये नियम सन 1962 ईस्वी में इन्होंने प्रतिपादित किया। इन्होंने बताया कि अगर किसी बंद पात्र में गैस रखा हुआ है, ठीक है ना,
यदि हम उसका ताप जो है स्थिर कर दें, ठीक, तो अगर उसमें हम दाब बढ़ाएंगे तो आयतन में कमी होगी, और यदि हम जो है दाब को कम करेंगे तो आयतन में वृद्धि होगी। तो वहाँ से उन्होंने एक नियम दिया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम जो है बायल ने दिया। उन्होंने बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर का ताप को स्थिर कर दिया जाए तो उसका जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा इसके जो है दाब के। अर्थात हम लिख सकते हैं कि यदि हम मान लेते हैं कि माना किसी गैस का दाब P है और आयतन V है, तो बायल के नियम से आप कर सकते हैं P प्रोपोर्शनल 1/2 किस पर, स्थिर ताप पर। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आप जैसे जानते हैं कि प्रोपोर्शनल हटाने पर एक कांस्टेंट मिलता है, तो जैसे हम इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K जुड़ जाएगा अपॉन V हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको गुणा करेंगे तो PV बराबर A। यहाँ से एक नया परिभाषा निकल के आया कि स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब और उसके आयतन का गुणनफल सदैव एक स्थिरांक होता है। ये भी बायल का नियम हो गया, ठीक है। जहाँ के क्या है, स्थिरांक है, जहाँ के स्थिरांक, तो इस तरह से ये बायल का नियम कन्फर्म हो जाना चाहिए कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे बायल का नियम कहते हैं। अब हम इसके आगे इसके गणना का सूत्र देते हैं और जो है इसके ग्राफ को बताते हैं, ठीक है। तो देखिए गणना के लिए जो सूत्र है वो P1 V1 बराबर P2। हम इस सूत्र की सहायता से जो है बायल के नियम से संबंधित सवाल को लगा सकते हैं। इस सवाल में एक पहचान होगी कि अगर उसमें समान ताप कह दे या उसी ताप कह दे तो जान लेंगे कि वहाँ पर जो है बायल के नियम के सवाल होंगे। उसमें दाब और आयतन की बात की गई होगी, लेकिन ताप के विषय में जब बात किया जाएगा या तो ताप समान कहेगा या उसी ताप पर कहेगा। तो देखिए इसमें जहाँ जो P1 V1 है ये पहले पात्र में रखे गैस का जो है दाब और आयतन है, और P2 V2 जो है ये पहले दूसरे पात्र में रखे गैस का दाब और आयतन है। तो इस तरह से गणना के लिए जब हम सवाल लगाएंगे तो हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम चलते हैं इसके ग्राफ की बात अगर की जाए तो बायल के नियम में अगर जो है दाब और आयतन दोनों जब प्रोपोर्शनल होंगे, अर्थात पहली कंडीशन ये हो सकती है अगर जब ये दोनों अगर अनुक्रमानुपाती की स्थिति होगी तो इस दशा में जो है एक वक्र के आकार का जो है ये ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। ये पहला ग्राफ हो गया। अगर हम दूसरे ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ तब बताया गया कि जब दाब जो है और आयतन एक दूसरे की क्या होंगे, जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे, जो बायल ने स्पष्ट किया था। इन्होंने बताया इनके नियम के आधार पर जो ग्राफ प्राप्त होता है वो सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होती है, अब अगर हम तीसरा देखें, अगर जो हमने बताया कि P और V का गुणनफल सदैव स्थिरांक होता है, जिसके आधार पर दाब और ये स्थिरांक दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो इस तरह से जो है आपका बायल का नियम क्या है, इनका सूत्र कैसे आया, PV बराबर K। उसके बाद इसकी गणना के लिए क्या सूत्र है, इसका सिंबल हमने बताया, इसके ग्राफ को भी हमने चर्चा किया। अब चलते हैं हम लोग बायल के नियम से संबंधित एक दो सवाल देख लेते हैं, ठीक है। उसको देंगे, उसी नियम के आधार पर हम एक दो सवाल आपको होमवर्क भी देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए इसको। तो देखिए उदाहरण नंबर 1 हम लिए हैं, इसमें कह रहा है 700 मिलीमीटर दाब पर किसी गैस का आयतन 220 मिलीलीटर है। यदि ताप स्थिर रखा गया तो किस दाब पर गैस का आयतन 2 है। इसमें देखिए हम लोग कैसे पहचानेंगे कि बायल के नियम सवाल है। यहाँ देखो ताप स्थिर रखने की बात है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया दाब P1 बराबर 760
मिली। अब उसके बाद आयतन जो दिया हुआ है V1 220 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर, ठीक है। अब देखिए फिर कह रहा है किस दाब पर आयतन क्या हो जाएगा, 2 गुना होगा। अर्थात पहले जो आयतन है ये किस दाब पर आयतन क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, अर्थात पहले का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग V2 बराबर 2 गुणे 220 ले सकते हैं। एक तरह से ये 440 हो गया, ठीक है, 440 मिलीलीटर आ गया। तो अब यहाँ देखिए इस सूत्र में P1 दिया हुआ है, P1 दिया है, V2 दिया हुआ है, P2 आपको निकालना है। तो यहाँ हम लिख लेंगे जो है बायल के नियम से P1 V1 बराबर P2 V2। अब यहाँ देखिए तो हमको P2 निकालना है, तो हम P2 पहले आगे कर लेंगे और इसको अपान कर देंगे तो P1 V1 अपान V2। अब यहाँ देखिए P1 की वैल्यू 760 है और V1 की वैल्यू 220 है, अपान V2 की वैल्यू कितना है, जो है 440 है। अगर इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 220 गुना 440। अब इससे इसको काट देंगे तो 2 तिहाई 6, 1 7, 2 8 16, 380। इसका मतलब हमारा जो P2 आएगा तो 380 मिलीमीटर, ये हमारा इसका दाब हो जाएगा। इस तरह से ये बायल के नियम का सवाल हो गया, ठीक है। अब देखिए तो अब इसी तरह हम एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, उसके बाद जो है हम अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे देंगे। तो देखिए उदाहरण नंबर हम 2 पे आए हुए हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि 500 मिलीमीटर गैस का दाब यदि 10% बढ़ाया जाता है, यदि ताप स्थिर रहे तो गैस का अंतिम आयतन क्या होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको दिया गया 500 मिलीलीटर गैस, तो ml में आयतन होता है, तो ये आयतन आपका हो गया। अब उसके बाद करें यदि दाब 10% बढ़ाया जाए, तो हम मान लेते हैं कि प्रारंभिक जो दाब आपका है P1 बराबर P। अब चूंकि 10% बढ़ाया जा रहा है तो इसी दाब में 10% बढ़ाया जा रहा है, तो हमने क्या लिखा, दाब में वृद्धि P2 बराबर, वो दूसरा दाब हो जाएगा, तो P प्लस P का 10%, 10/100 हो गया। और यहाँ देखो 0 से 0 काट देंगे तो P गुणे 1/10 आ जाएगा। अब P/10 और P जोड़ेंगे, इसका LCM लिया जाएगा तो 10 लघुत्तम हो गया, तो यहाँ से 10P हो जाएगा और 1P, तो 10P और 1P मिलकर के 11P/10 हो गया। इसको भाग देंगे तो 1.1P आ जाएगा, अर्थात पहले दाब P होगा 10% बढ़ाने पर उसके दाब में वृद्धि क्या हो जाएगी, जो है 1.1P हो जाएगा। अब हमको P1 P2 V1 पता हो गया, क्या पता करना है, P2। और ये पहचान आप ध्यान रखेंगे, ताप स्थिर कहा गया है, तब बायल के नियम से क्या सूत्र होगा, P1 V1 बराबर P2 V2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए V2 बराबर हम क्या कर सकते हैं, P1 V1 अपान P2। और यहाँ देखो P1 के स्थान पर हमने P रखा, गुणे 500 अपान 1.1 इंटू P से P काट दिए तो 500 अपान 11 को अगर 500 में भाग देते हैं तो 454.5 ml आ जाएगा। इस तरह से आपके 2 उदाहरण हो गए। अब हम अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं, जिनको आप अपने नोटबुक में जो है कैलकुलेट करके लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम अभ्यास के लिए आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, इसमें 1, 2 और 3, ये 3 प्रश्न आपको दे दिए हैं। इसको आप स्वयं करिएगा और इसके उत्तर को मैंने नीचे लिख दिया है, जिसको आप लोग मिला लेंगे, ठीक है। और इसके बाद उसमें कोई सी अगर दिक्कत होती है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग लिख करके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत होती है तो इसको आप स्वयं कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक, ओके, थैंक्स।